नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी की पाठशाला में। जैसा कि मेरे बच्चों कि आपको पता है कि पाठ 5 के हमने कितने भाग बनाए थे? 4 भाग। तो उसमें से हम आपसे मिले कितने भागों में? 3 भाग में। आज हम पुनः आपके सामने आए हैं भाग 4 लेकर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? चलिए एक कदम पीछे होकर हम उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पाठ 5, जिसको 2 भागों में विभाजित किया गया, लेखक ने, हमारे कवि ने, हमारे भारतेंदु युग के जन्मदाता श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या किया? निज भाषा उन्नति में उन्होंने हमें संदेश दिया कि अगर हमें अपना सम्मान बढ़ाना है, अपनी उन्नति करना है, तो हमें अपनी भाषा की भी उन्नति करना है, उनका भी सम्मान करना है। ऐसा करना है कि हमारी भाषा देश विदेश में प्रसार करे, विकसित हो और फैले। यह उन्होंने हमें संदेश दिया निज भाषा उन्नति में। किसके माध्यम से? दोहे के माध्यम से। बिल्कुल सही। अरे वाह, आपको तो याद है। अब आगे हमने तीसरे भाग में क्या किया था? तीसरे भाग में हमारे कवि श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक ज्वलनशील समस्या जो हर जगह, चाहे वो देश हो या घर हो, सब जगह विद्यमान है, आपसी मनमुटाव, विचारों का मतभेद। इसी को शीर्षक बनाते हुए, इसी का ही भाव लेते हुए उन्होंने अब अगली पंक्ति अपनी बनाई थी। वह थी घर की फूट बुरी, जिसके अंतर्गत हमने कुछ पंक्तियां आपको बताई भी थी, उसकी व्याख्या भी आपको बताई थी, उसके भाव को भी हमने आपको समझाया था। उसके बाद हमने क्या किया? हमने आपको एक असाइनमेंट दिया था। असाइनमेंट के बाद गृह कार्य। आज हम शुरुआत करते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। आपको जो असाइनमेंट दिया था वो असाइनमेंट क्या था? आपके सामने ये 2 चित्र हैं। इन दोनों चित्रों को आपको अपने भाव से, जो समझ आपकी बन रही है, अपनी समझ से इस पे आपको कोई भी संक्षेप में कहानी, कविता, कुछ भी लिखना था। बहुत से बच्चों ने तो हमें भेजा भी और लेकर भी आए हैं। बिल्कुल सही, आपने सही उत्तर दिया है कि ये दोनों चित्र महाभारत के हैं। पहले चित्र में दिखा रहे हैं कि हमारे 4 योद्धा बैठे हुए हैं और एक हमारे योद्धा उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध जो फूट होती है उसमें एक समाधान का भी रास्ता होता है, एक समझौता का भी रास्ता होता है। पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए। अगर वह समझौता नहीं हो पाता है या वह विचार मेल नहीं खा पाता है, तब होता है महाभारत का युद्ध। यही महाभारत में सिखाया गया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। उन्हीं के बातों को लेते हुए आपने देखा होगा कि हमारे वीर अभिमन्यु किस तरीके से चक्रव्यूह में फंसकर उनका देहांत हो गया था। वो शहीद हुए थे अपने युद्ध में। और उसके कारण क्या हुआ? हमारा भारत आज भी अपने वो वीर योद्धाओं को जीवित नहीं कर पाया। जितनी क्षति उस वक्त महाभारत के युद्ध में हुई थी, उतनी क्षति आज तक पूर्ण नहीं हो पाई इसकी। तो बच्चों, ये था हमारे पिछले असाइनमेंट का उत्तर, जो आपने भली भांति बहुत अच्छे से बताया और बहुत अच्छे से समझाया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा पाठ क्या था? देखा आपने, निज भाषा उन्नति। इसमें हमारा क्या था शीर्षक? घर की फूट बुरी, जिसमें हमने आपको पहले जो तीसरे भाग में हमने आपको 3 पंक्तियों की व्याख्या बताई थी, उसके बारे में आपको बताया था कि कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, कवि अपने रचना के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। तो अब थोड़ा करते हैं पाठ पर चर्चा कि आखिर कवि हमसे क्या कहना चाहते थे। श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की घर की फूट बुरी पद के माध्यम से हमसे कहते हैं कि आपसी विचारों के मतभेद से आपसी संबंधों में मतभेद हो जाते हैं, जिसके कारण पारिवारिक संबंधों में भी मतभेद होने लगते हैं। इन्हीं मतभेदों के कारण कितने घर बर्बाद हुए हैं और कितने परिवार टूट गए हैं। कवि ने अपनी रचना के माध्यम से
हमारे सामने कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं जो हमने आपको पिछले अंक में समझाए थे। एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं। कवि कहते हैं कि सर्वप्रथम रामायण का युद्ध जिसमें विभीषण और रावण के बीच के मतभेद को दर्शाया पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में उन्होंने महाभारत का युद्ध जिसमें कौरव और पांडव परिवारों के बीच में मतभेद बताया, क्योंकि दोनों परिवार के बीच में मतभेद था, एक दूसरे के विचार मेल नहीं खा रहे थे, जिससे महाभारत का एक विनाशकारी युद्ध हुआ। तीसरा, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के बीच मतभेद के कारण यवन का भारत में आगमन। यहाँ से शुरू होता है हमारे भारत के दमन होने का कारण, क्योंकि यही वो क्षेत्र है, यही वो जगह है जहाँ पे दो भाई, दो परिवार के आपसी मतभेद के कारण हमारे विदेशी लोग, हमारे अफगानी लोग हमारे भारत रूप धरती माँ पे, हमारे भारत में आए और हमारी धरती माँ को गुलाम बना दिया, जिसका आचरण आज भी हमारे अंतर में है, हमारा भारत सह रहा है। इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से कवि ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि पारिवारिक मतभेद बहुत बुरी है। आगे आपके सामने अन्य और भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कवि, और कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कठिन शब्दों से परिचय। हमें पता है कि आपको बुरा भी लग रहा होगा कि पंक्ति ना आगे पहले शब्दार्थ आ गए, तो बच्चों पहले शब्दों से हम परिचय प्राप्त कर ले, फिर उसके बाद हम पंक्ति के भाव को समझ पाएंगे। पहला शब्द है कठिन शब्द विनाशो, विनाश, नाशन, नष्ट, चाह्यो, चाहा, आप, स्वयं, सह, सहित। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पंक्ति की तरफ। हमारी पंक्ति कहती है, फुटही सो नवनंदी विनाशो, गयो मगध को राज। फुटही सो नवनंदी विनाशो, गयो मगध को राज। चंद्रगुप्त को नासन चाहियो, आपू न से सहसाज। यहाँ पे कौन सा काल लिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य काल। यहाँ पे कहते हैं कवि कि परमानंद नवनंद जो राजा थे पहले, उन्होंने आपसी मतभेद के कारण, उनका क्या था, उन्होंने सोचा क्यों ना मगध का राज जो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, उस मगध के राज का हम विनाश कर दें। तो फुटही सो नवनंदी विनाशो, फूट के कारण ही नवनंद ने चाहा मगध को राज, कि मगध के राज का हम विनाश कर दें। चंद्रगुप्त को नाशन चाहो, और चंद्रगुप्त का भी नाश करना चाहा, परंतु आपू न से सहसाज, लेकिन परंतु वह अपने ही का नाश कर गए अपने राज्य के साथ। जरूरी नहीं है कि आप किसी से मतभेद रखें, किसी से अगर आपका लड़ाई हो या फूट हो तो नाश उसका होता है, विनाश उसका होता है, आपका भी कभी कभी विनाश हो जाता है। इसको हम व्याख्या के रूप में आपको समझाते हैं बच्चों। संदर्भ, सबसे पहले संदर्भ, एक बार पुनः आपको संदर्भ से अवगत करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। संदर्भ हम कैसे लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक मंजरी भाग 7 के निज भाषा उन्नति नामक पाठ में संकलित घर की फूट बुरी से ली गई है। इसके रचयिता श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये हमारा हो गया संदर्भ। अब आता है प्रसंग कि कवि हमसे अपनी पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। कवि प्रस्तुत कविता के माध्यम से स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना के विकास के लिए तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। आखिर जो पद कवि ने लिखा है उस पद का पूरा सारांश, पूरा प्रसंग क्या है। अब हम आते हैं अपने पंक्ति की व्याख्या की तरफ। कवि कहते हैं, फूट वह जड़ है, जो आपसी मतभेद है वह जड़ है, वह आपका मतलब कि नींव है, जिसके कारण महापरमानंद ने मगध राज का नाश कर दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य का भी विनाश करना चाहा, परंतु वह राज्य सहित स्वयं ही नष्ट हो गया। क्या क्या करना चाहा नवनंद ने,
उन्होंने ये करना चाहा कि हम मगध राज का नाश कर देंगे और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाश कर देंगे, विनाश कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, उनका स्वयं का विनाश हो गया। तो ये है फूट की एक और उदाहरण, उसके दुष्परिणाम का एक और उदाहरण। बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने अगले पंक्ति की तरफ, लेकिन उससे पहले कठिन शब्दों से परिचय प्राप्त कीजिए। हमारे कठिन शब्द हैं आपनी, अपनी, भूले, भूल कर, फूट लड़ाई, जानी जानकर, कोय कोई। बच्चों जो अगली पंक्ति आपके सामने आने वाली है वह एक आपके लिए संदेश भी है और एक मार्गदर्शक भी है। कहा जाए एक मील का पत्थर है। आप आगे बढ़ेंगे तो आपके रास्ते में ये सब आएंगे। जब आप देश में अपने कक्षा से, अपने विद्यालय से आप बाहर की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो दुनिया में बहुत चीज़ें हैं। उसी को सारांश के रूप में, पद के रूप में हमारे कवि आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो इस प्रकार है। जो जग में धन मान और बल, जो जग में धन मान और बल आपुनी राखन होए, तो अपने घर में भूले हो फूट करो जन कोई। कवि कहते हैं कि अगर संसार में आपको अपना धन, मान सम्मान और अपना बल सुरक्षित रखना है तो भूल कर भी अपने घर में ये मतभेद, ये लड़ाई, ये फूट नहीं आने देना है और ना ही आपको किसी और के जरिए अपने घर में आने देना है। ये इस पंक्ति का सारांश है। अब इसकी व्याख्या हम आपको समझाते हैं। कवि कहते हैं यदि संसार में अपने धन, मान, सम्मान और बल की रक्षा करनी है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि हमारे संसार में हमारा क्या है, धन, हमारा मान सम्मान और हमारे बल की रक्षा, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर उसे रक्षा करनी है अथवा उसे सुरक्षित रखना है, संभाल कर रखना है, तो अपने घर में भूल से भी फूट मत डालो। बाहर की आई हुई जो नकारात्मक तत्व हैं उसे अपने घर में आप मत लाइए। बाहर के विचारों को आप अपने घर में मत लाइए। अर्थात जानबूझकर भी यह कार्य किसी को भी नहीं करना चाहिए। कवि एक संदेश में कहते हैं अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे के भी घर में जाते हैं तो वहाँ भी आप जानबूझकर उसके परिवार में मतभेद या फूट नहीं डालनी चाहिए। हमारे पुराने पुराण हैं, हमारी कथा है, पंचतंत्र की कथा है, उसमें हमें यही सीख देते हैं कि अपना घर भी आप सुरक्षित रखिए और दूसरों का भी घर सुरक्षित रखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारी निज भाषा उन्नति के शीर्षक घर की फूट बुरी का समापन होता है पंक्ति का। इससे हमें क्या जानने को मिला कि फूट, लड़ाई के कारण हमें कितने दुष्परिणामों से गुजरना पड़ता है, कितने विनाशों को देखना पड़ता है ना बच्चों। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं, वो है आपका आकलन, कि हमने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया है। तो पहला प्रश्न और उत्तर सब आपके सामने है। पहले प्रश्न में हमने आपसे पूछा है प्रस्तुत पद घर की फूट बुरी के रचयिता कौन है। उत्तर है श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। दूसरा प्रश्न है कौरव पांडव के फूट के कारण क्या हुआ था, बताइए। महाभारत का युद्ध। कवि संसार में किसकी रक्षा करने के लिए कह रहे हैं, बोलिए। कवि संसार में अपने मान, सम्मान और बल की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं। कवि अपनी रचना के माध्यम से हमें क्या संदेश दे रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आपके लिए अच्छा है कि आप इसे समझ पाएं। कवि कह रहे हैं कि कवि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश दे रहे हैं। अपने पाठ 5 के माध्यम से उन्होंने हमें 2 संदेश दिए हैं। पहले, अगर अपने देश का उत्थान करना है, अपने देश को प्रगति में लाना है, तो हमें क्या करना है, अपनी भाषा, निज भाषा की उन्नति करनी है।
क्योंकि सभी की उन्नति का मूल स्थान क्या है? हमारी भाषा। और दूसरे पंक्ति में उन्होंने कहा है, दूसरे भाग में उन्होंने कहा है, अगर हमें अपने देश को बचाना है, अगर हमें अपने घर को बचाना है, तो पारिवारिक मतभेद, मनमुटाव और विचारों में जो मतभेद हैं उन्हें अपने घर में नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि अगर घर में अगर मतभेद आ गया, वो मतभेद हमारे देश का भी मतभेद बन सकता है। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए लेकर आए हैं हम समेकन। आखिर हमने आपको क्या सिखाया, एक बार उसे याद कर लेते हैं। बच्चों, हमने आपको बताया दोहे और पद के विषय में जानकारी दी। पाठ के माध्यम से हमने आपको, कविता के माध्यम से हमने आपको मातृभाषा की उन्नति के प्रति शिक्षा दी और आपको शिक्षा प्राप्त हुई। आपसी मतभेद के दुष्परिणामों के विषय से अवगत हुए। तत्सम एवं तद्भव शब्दों के माध्यम से शब्द भंडार में वृद्धि की। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश प्राप्त किया। ये पाठ का समेकन है। आखिर कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं, उनका संदेश क्या है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लाए हैं आपके लिए अभ्यास कार्य। आप अपनी पाठ्य पुस्तिका उठाइए, उसमें देखिए कि आपके अभ्यास कार्य में कुछ प्रश्न हैं। हम प्रश्न आपको बताते हैं, उसका उत्तर भी आपको समझाते हैं। कोशिश हो सके तो आप इसे अपनी पुस्तिका में उतारने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा? उत्तर है इसका, निज भाषा की उन्नति से करने से अपने धर्म, मान सम्मान, कार्य और व्यवहार की उन्नति होगी। एक बार फिर से, निज भाषा की उन्नति करने से अपने धर्म, मान सम्मान, कार्य और व्यवहार की उन्नति होगी। तो भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा? इन्हीं सब का लाभ होगा। दूसरा प्रश्न है, हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए? ये तो आप जानते हैं, लेकिन एक बार हम आपको बता देते हैं कि हमें अपनी भाषा का प्रसार सरकारी कामकाज, अदालत आदि में करना चाहिए और साथ ही यह भी प्रयास करना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा का विस्तार विदेशों में भी हो सके, जो हमारे कवि श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सपना है और जो वो कहते थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त किसको किसको बढ़ाने की बात की है? अब आप ध्यान दीजिएगा, कवि ने अपनी कविता के माध्यम से अपनी भाषा के अतिरिक्त, उन्होंने कविता के माध्यम से कहा है कि कवि ने अपनी कविता के माध्यम से अपनी भाषा के अतिरिक्त धर्म, मान सम्मान, एकता आदि को बढ़ाने की बात की है। प्रश्न संख्या 4। कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण बताया है? ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कवि ने क्या कारण बताया है। एक बार आप ध्यान दीजिए, कवि ने महाभारत के युद्ध का कारण पांडव और कौरव के पारिवारिक मनमुटाव और विचारों का मेल ना खाना तथा आपसी फूट को बताया है। आखिर मतभेद शुरू कैसे होता है? पहले हम लोग एक दूसरे के विचार का सम्मान नहीं करते हैं, फिर वही सम्मान मनमुटाव में बदल जाता है और मनमुटाव ही हमारी फूट के कारण हो जाते हैं। और यही महाभारत में हुआ है, जो महाभारत से हमें सीख मिलती है कि हमें यह नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए लेकर आए हैं अभ्यास कार्य में प्रश्न 5। निम्नांकित पंक्तियों का आश्रय स्पष्ट कीजिए। ये पंक्ति हमसे क्या कहना चाहती है, इसका आश्रय हमें स्पष्ट करना है। पहली पंक्ति है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। बच्चों जब ऐसे प्रश्न आपके पास आएंगे तो सबसे पहले आप उसका संदर्भ लिखिएगा। संदर्भ भी आप लिख सकते हैं और यहाँ पे संदर्भ, उसके बाद पंक्ति का क्या आशय है, क्या भाव है, वो आप लिखिएगा। आपके सामने प्रस्तुत है संदर्भ। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी 7 के निज भाषा उन्नति
नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। जब आप 10वीं की और 12वीं की परीक्षा देंगे तब उसमें ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे। आशय, आशय मतलब आखिर इस पंक्ति का क्या आशय है, क्या भाव है। कवि कहते हैं कि अपनी भाषा की उन्नति से ही सभी की उन्नति होती है, अर्थात सब उन्नति का आधार अपनी भाषा अर्थात मातृभाषा की उन्नति है। क्योंकि हम कुछ भी सोचते हैं या समझते हैं अपनी भाषा में कहते हैं। दर्द होता है तो अपनी भाषा में कहेंगे, संस्कृत में नहीं कहेंगे, स्पेनिश में नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में नहीं कहेंगे। आह चोट लग गए वाह, ऐसे बोलते हैं हम लोग अपनी निज भाषा में, क्योंकि दर्द हमें उसी भाषा में पता चलती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा था कि खा का, उसमें भी हमने संदर्भ लिखा है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी भाग 7 के पाठ 5 निज भाषा उन्नति में संकलित घर की फूट बुरी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब दूसरी पंक्ति हमारी क्या थी? दूसरी पंक्ति हमारी थी, जो जग में धनमान और बल अपनी राखन होए, ये हमारी थी। तो आपने घर में भूले हो फूट करो जनी कोई। इसका आशय है, कवि कहते हैं कि कवि अपनी कविता के माध्यम से हमसे यह संदेश देते हैं। फिर से बता देती हूँ, कवि अपनी कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देते हुए कहते हैं कि यदि संसार में अपने धन, मान, सम्मान और बल की रक्षा करनी है या उसे सुरक्षित करना है तो अपने घर में भूल से भी कभी फूट मत डालो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है सोच विचार, बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। आखिर पाठ से हमें क्या मिला, क्या सीख मिली? तो बच्चों अभी तक हमने जो पाठ पढ़ा उसमें किस प्रकार से आपसी मतभेद होने के कारण कई परिवार, कई राज्य समाप्त हो गए, वो भी एक आपसी फूट के कारण। कवि ने अपने संदेश में कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें रावण और विभीषण के बीच मतभेद, कौरव और पांडव के बीच आपसी मतभेद, जयचंद्र द्वारा यवन लोगों को भारत में बुलाना और राजा परमानंद द्वारा मगध राज का विनाश हो जाना। यह सभी उदाहरण देखकर हमें यह संदेश मिलता है कि अगर हमें अपने देश के सम्मान को, स्वाभिमान को बचाना है तो हमें अपने देश में फूट नहीं पड़ने देना चाहिए और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर मिलकर रहना चाहिए। और ये कहाँ से शुरू होगा? अपने घर से। जब हमारे घर में ही फूट नहीं बढ़ेगी तो हम देश में फूट कैसे आने देंगे? अगर कोई बाहरी तत्व भी हमारे देश में फूट लेकर आ रहा है तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके लिए गृह कार्य। गृह कार्य आपके लिए बहुत ही कठिन नहीं है, आसान है आपके लिए। पहला प्रश्न है, निम्नांकित स्थितियों पर चर्चा कीजिए और निष्कर्ष को 5 और 7 पंक्तियों में लिखने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए एक अनुच्छेद है। एक आपको शीर्षक दे दिया जाएगा, उस पर आप अपने मन से शब्दों के द्वारा उसे पूरी तरह से जोड़ के सजा कर आप 5 या 6 लाइन में अपने भाव को व्यक्त कीजिएगा। पहला शीर्षक है, ऐसा घर जिसमें सब मिलकर कार्य करते हैं। यह घर कैसा होगा? कल्पना कीजिए और अपने शब्दों में लिखिए। खा, ऐसा घर जिसमें फूट है, वह घर कैसा होगा? उस पर भी आप अपने भाव को व्यक्त कीजिए और शब्दों के माध्यम से लिखिए। दूसरा प्रश्न है, आप सभी एक बार पुनः भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित कविता को पढ़ें और कविता के आधार पर आप भी 2 प्रश्न बनाइए। जैसे हमने आपके लिए आकलन बनाए थे, कुछ प्रश्न उसमें से छाटे थे। आप भी पुनः पाठ को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसके भाव को समझिए और उस पर आधारित 2 प्रश्न जरूर बनाइए। और हो सके कक्षा में आप अपने सहपाठी के साथ मिलकर 2 से ज़्यादा भी प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। एक और काम, ICT के माध्यम दीक्षा ऐप के सहयोग से आप अपने गृह कार्य को पूरा कर सकते हैं।
देखिए, हमने आपको एक रास्ता भी बता दिया कि अगर आपको कहीं कठिनाई आती है तो आप ICT के माध्यम से दीक्षा ऐप जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल है, डाउनलोड है, आप उसके माध्यम से भी यह गृह कार्य कर सकते हैं। अगर कहीं कहीं आप अटक जाते हैं या नहीं समझ पाते हैं तो दीक्षा ऐप आपके लिए बहुत सहयोगी है। तो आप दीक्षा ऐप के माध्यम से और भी जानकारी संकलित करने का प्रयास करें। ज़रूरी नहीं कि इतना ही दीक्षा ऐप में हो, उसमें और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो उन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियों को आप संकलित कीजिए और उन्हें अपनी पुस्तिका में अपने मस्तिष्क पर छाप लीजिए, अपने यहाँ बैठा लीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पाठ 5 निज भाषा उन्नति श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित कविता और पद के माध्यम से आपको उनके संदेश का पहुँचाया। उनकी कविता के माध्यम से आप तक उनके संदेश को हमने पहुँचाया। तो बच्चों, आज हमारे यहाँ पे पाठ 5 यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आगे आपसे मिलेंगे अगले नए पाठ के साथ, एक नई योजना के साथ, एक नई गतिविधि के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।